हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने प्रॉब्लम में, जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम करते होगे तो उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स गिवन होते हैं। तो ये तो हर कोई पढ़ लेता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स से समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बट आप कंस्ट्रेंट की तरफ बहुत कम जाते हो। आपको कंस्ट्रेंट की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों को पढ़ने के बाद आप अप्रोच बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अप्रोच कितना काम करेगा, क्या वो अप्रोच से टीएलई आ जाएगा, आपको करने से पहले पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोई कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो तो आपके पास टाइम का प्रेशर रहता है, ठीक है। या आप कोई ऑनलाइन असेसमेंट देते हो तो उस टाइम भी आपके पास टाइम का प्रेशर रहता है। अब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे पहले ब्रूट फोर्स लिखो या पहले आप कोई ऐसा एल्गोरिदम लिखो जो उसके कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग काम ही ना करे, फिर आपको वो सारा कोड रब करके और उसको दोबारा ऑप्टिमाइज़ करो, है ना। या फिर कंस्ट्रेंट आपको ये भी बताता है, एक तो टाइम तो बचाता ही है आपका। अगर आप टाइम के प्रेशर में कोई काम कर रहे हो तो टाइम तो आपका बचा लेगा। साथ में आपको ये भी बताएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कौन सा इसमें एल्गोरिदम बेस्ट लगेगा, ठीक है। वो कैसे बताता है ये, वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप भी कंस्ट्रेंट को अच्छे से यूज़ कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सबसे पहले इजी कैटेगरी प्रॉब्लम की बात करता हूँ। यहाँ पर इजी, मीडियम, हार्ड, हमारे पास 3 कैटेगरी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इजी कैटेगरी में आपने देखा होगा जनरली जो कंस्ट्रेंट होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू 100 और 1000, है ना। एटमोस्ट इतना ही होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ब्रूट फोर्स लगाते हो तो जनरली जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस होते हैं वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर के होते हैं ना। अगर आप एन फैक्टोरियल, एन क्यूब, इन सब की बात ना करो तो एन स्क्वायर के जनरली होते हैं ना। सब एरे फाइंड करना या कुछ और चीज़ करना सब एरे में, या कोई और बहुत सारे ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं जिसका सोल्यूशन बिग O ऑफ एन स्क्वायर में होता है। तो जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जनरलाइज कर लेना इसको सारे इजी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका ये मैक्स 100 है, तो ये कितना जाएगा, ये मैक्स 10,000 तक जाएगा, है ना। तो 10,000 क्या बड़ा नंबर है? बिल्कुल बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ तक आपका कोड ईजिली रन हो जाएगा। दैट्स वाई ये ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम के लिए आपको ध्यान रखना है, और ये बात आपको पता भी होगा, इसमें आपका कोई सा भी सोल्यूशन जो है वो चल जाता है, ठीक है। तो आपको इजी प्रॉब्लम के लिए तो इतना काम नहीं करेगा कंस्ट्रेंट, क्योंकि जनरली उसका कंस्ट्रेंट जो होता है वो छोटा होता है, और आपको बस इतना ही पता चलता है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन इससे मिल पाती है कि आपका कोई भी सोल्यूशन चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे टू सम प्रॉब्लम है, ठीक है, तो टू सम प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट क्या है? n इज़ लेस देन इक्वल टू 10⁴, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है टू सम प्रॉब्लम का। तो ये क्या बता रहा है कि अगर आप बिग ऑफ एन स्क्वायर यूज़ करते हो तो 10⁸ 8 हो जाएगा, है ना। 10⁸ ऑपरेशन होंगे। तो ये बताता है कि ये चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता, है ना। मतलब आप करने को कर लो, पर आपको ऑप्टिमाइज़ लिखने की इसमें अभी भी ज़रूरत है। तो इजी प्रॉब्लम के लिए अगर मैं कंक्लूड करूँ आपके लिए, तो इजी प्रॉब्लम में आपको कंस्ट्रेंट देख लेना। कंस्ट्रेंट तो आपको हर प्रॉब्लम में देखना ही है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर एग्जांपल से समझना है, और आपको फिर कंस्ट्रेंट को देखना है कि कंस्ट्रेंट क्या है। तो कंस्ट्रेंट देखने के बाद आपको ये पता करना है कि आप उसका यूज़ कैसे करोगे। तो फॉर इजी प्रॉब्लम्स आप ट्राई करना कि आप ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखने की ट्राई करो इन अ फर्स्ट को। पहली बार में ही आप ऑप्टिमाइज़ लिखो, ठीक है। क्योंकि ना आप इजी के लिए आराम से लिख लोगे, जो उसका ब्रूट फोर्स होता है। अगर आप बिगनर नहीं हो तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो, आपने अभी कोडिंग स्टार्ट करी है, 2 to 3 मंथ्स हुए हैं, तो आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ऑप्टिमल ज़रूर देखो फिर उसके बाद, ठीक है। क्योंकि ईजी में आपको ऑप्टिमल देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ईजी प्रॉब्लम जो होता है वो अपने कंस्ट्रेंट की वजह से ईजी होता है, कि वो एक ईजी किल है, आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे क्योंकि उसका कंस्ट्रेंट छोटा है। तो आपको उसका ऑप्टिमल ज़रूर देखना है। अब देखते हैं मीडियम प्रॉब्लम। तो जो मीडियम प्रॉब्लम होते हैं उसके जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो ज़्यादातर 10⁵ में होते हैं। अब ये ऑलमोस्ट 1 लाख हो गया, तो 10⁵ है, तो ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे? 10⁻10 फॉर बिग O ऑफ एन स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म टीएलई देता ही देता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मीडियम टाइप के प्रॉब्लम में आपको किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूर पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बिग O ऑफ एन स्क्वायर नहीं चलता। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो जनरली ऑप्टिमाइज होती है बिग O ऑफ एन में और बिग O ऑफ एन लॉग एन में, ठीक है। बिग O ऑफ एन में और बिग O ऑफ एन लॉग एन में। तो आपको उस वे में सॉल्यूशन को सोचना है। जैसे आपका एक प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें सब स्ट्रिंग निकालना है। प्रॉब्लम नंबर 3 है लीड कोड का, बहुत ज़्यादा वेल नोन प्रॉब्लम है ये। तो सब स्ट्रिंग निकालना है, तो सब स्ट्रिंग आप कितने में निकाल सकते हो? बिग O ऑफ एन स्क्वायर में।
पर आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करके कहाँ लाते हो, बिग O ऑफ n में ले आते हो आप इसको, है ना। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट ने क्या बताया कि कंस्ट्रेंट अगर 10⁵, 10⁶ ऐसे हो जाए फॉर मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम्स, तो मतलब क्या है कि हमें स्लाइडिंग विंडो, हैश मैप, हैश सेट ऐसा कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। तो बेटर है आप उस डायरेक्शन में सोचो, ना कि ब्रूट फोर्स के लॉजिक्स बनाने पे ध्यान दो। मतलब देखो आप, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रूट फोर्स आपको सोचना नहीं है। जब भी आप मीडियम प्रॉब्लम देखोगे ना, तो एट द टाइम आपको ब्रूट फोर्स मन में आ जाएगा, ठीक है, ब्रूट आप सोच लोगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करके मत देखो, जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप बना लो। पहले ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, देन सोचो कि उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। क्या कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जिसमें आप टाइम को स्पेस से ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करना है आपको यहाँ पे। एक तो होता है ना बिग O ऑफ n स्क्वायर, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, तो क्या आप बिग O ऑफ n स्पेस यूज़ करके बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हो। आपको इस तरीके से सोचना है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये आप प्रॉब्लम को काफ़ी एफिशिएंट तरीके से और बिल्कुल राइट ट्रैक पे जाकर कर पाओगे। और जो हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम होती है ना, हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है, उसमें जो जनरली कंस्ट्रेंट होता है वो भी n⁵ या 10⁶ तक जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा बिग O ऑफ n log n और बिग O ऑफ n ही चलता है, ठीक है ना। और इसको हमें क्या करना पड़ता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। एंड कभी कभी हार्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एक ये जनरल बात है, ये तो बात हो गई सेम मीडियम वाली, ठीक है। पर यहाँ पर एक और बात है कि अगर आपको कंस्ट्रेंट हार्ड लेवल या फिर मीडियम लेवल प्रॉब्लम में ऐसा दिख जाए कि 9, 10 है ना, या 6, ऐसा भी होता है, कभी कभी 6 भी होता है इनपुट, ठीक है। तो उसमें आपको कहाँ ध्यान लगाना है, उसमें आपका जो मेन फोर्स आता है वो आता है रिकर्जन का, कि आपको यहाँ पे बहुत गंदा रिकर्जन लगाना पड़ेगा। गंदा रिकर्जन कहने से मतलब है कि बैक ट्रैकिंग या फिर आप कोई और मेथड लगा सकते हो, है ना। तो बैक ट्रैकिंग अगर आपको लगा, मतलब आपको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को सोचना है। अगर छोटा कंस्ट्रेंट है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम ये आपसे चाहता है कि आप बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगाओ इसके अंदर, जो भी उसका बैक ट्रैकिंग सोल्यूशन है वो आप उसके लिए लिखो, तो आप वही लिखने का ट्राई करो। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे ही आप छोटा कंस्ट्रेंट देखते हो ना कि यार ये प्रॉब्लम हार्ड कैटेगरी का है बट इसका कंस्ट्रेंट ये होना चाहिए था, बट क्या है, ये है, तो ये है, तो मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ n फैक्टोरियल में आ रही होगी। जैसे 6 है तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, 120 हो गया, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, जो अभी हमने कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, स्प्लिट एंड मर्ज एरे ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें कंस्ट्रेंट क्या था, उसमें कंस्ट्रेंट था 6 तक। तो उसमें हमें हिंट मिला कि इसमें कुछ रिकर्जन जैसा कुछ यूज़ होगा, कुछ ऐसा जो हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ n फैक्टोरियल जैसा। तो उसमें हम DFS यूज़ कर सकते थे, बट हमने BFS यूज़ किया। BFS क्यों, ताकि हम मिनिमम को इंश्योर कर सके कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। पर आप देखो ना, हम DFS तक पहुँचे, पहले हम रिकर्जन तक पहुँचे कंस्ट्रेंट को देख के कि हमें यार रिकर्जन बैक ट्रैकिंग कुछ ऐसा यूज़ करना है। तो हमने DFS तक पहुँचे, अब हमें मिनिमम, ये जो है मिनिमम को इंश्योर नहीं करता, तो हम BFS तक पहुँचे, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आइडिया लेना है कंस्ट्रेंट से। एंड जो सबसे बड़ा इसका है कि आपको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना है। n फैक्टोरियल आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये सह सकता है, उसमें ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा। आपको एनी हाउ सोल्यूशन लिखना है छोटे कंस्ट्रेंट्स के लिए, ठीक है। एंड एक और बात, कभी कभी मीडियम प्रॉब्लम्स में ये भी लिखा होता है कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए बिग O ऑफ log n में, है ना, ये भी लिखा होता है कभी कभी। तो जहाँ भी ये लॉग वगैरह आ जाए ना, तो आप समझना कि इसमें ज़रूर एरे की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। और एरे की स्प्लिटिंग कहाँ होती है, बाइनरी सर्च, ठीक है। तो ट्राई टू थिंक इन दैट वे, आपको उस डायरेक्शन में सोचने का कोशिश करना है कि आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, तो बाइनरी सर्च आना चाहिए आपके मन में, या फिर n log n होनी चाहिए, या ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आपके मन में मर्ज सॉर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो आपको उस डायरेक्शन में चीज़ों को सोचना है। और जैसे कि हमने, जैसे कल वाला प्रॉब्लम था, तो कल वाले प्रॉब्लम में हमने मैप बना के इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने एरे बना के इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। हमने एरे से किया कि यार 100 तक कंस्ट्रेंट है तो 101 साइज़ की एरे बना लेते हैं। क्यों बनाया हमने 101 साइज़ का एरे, क्योंकि 101 में क्या, MLE नहीं आएगा, MLE मतलब मेमोरी लिमिट एक्सीड नहीं आएगी। पर अगर यही जो एरे का जो साइज़ है, मतलब एरे का साइज़ नहीं, सॉरी, एरे के अंदर जो मैक्स एलिमेंट है, अगर वो 10⁹ तक जा रहा होता, है ना, तो क्या हम बना सकते थे 10⁹ साइज़ का एरे, नहीं बना सकते, मेमोरी लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो उस केस में हमें मैप का यूज़ करना है, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये हमें कंस्ट्रेंट से बातें पता चल रही हैं कि यार 100 तक के, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट 100 ही आ सकता है, तो मैं एरे बना सकता हूँ। और नहीं आ सकता, 10⁹ तक आ सकता है मैक्सिमम एलिमेंट,
तो क्या कर सकता हूँ मैं यार, 10⁹ साइज़ का तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना फ्रीक्वेंसी एरे, तो इसलिए वहाँ पर मैप यूज़ होगा, है ना। ऐसे ही कभी कभी हमें अलग से मैट्रिक्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम 10⁹ क्रॉस 10⁹ साइज़ की मैट्रिक्स तो बनाएंगे नहीं। अगर छोटा कंस्ट्रेंट होगा तो मैट्रिक्स बना लेंगे अलग से, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक जगह करके आपको बता दी कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे डील करना है और कंस्ट्रेंट को कैसे समझना है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। तो अब आपका फ़्लो क्या रहेगा, अब आपका फ़्लो रहना चाहिए कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, एग्जांपल देखो और फिर कंस्ट्रेंट ज़रूर देखो कि कंस्ट्रेंट क्या है प्रॉब्लम की। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।